हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज के इस क्लास में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, जिसके अंतर्गत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। संसदीय, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियाँ। ठीक है, शासन प्रणाली के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये, जो आपको वर्ल्ड वाइड देखने को मिलेंगे। पिछली जो क्लास हुई थी हमारी साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पर, जिसमें हमने एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में डिस्कस किया था, तो इसी प्रकार से आज की इस क्लास में संसदीय, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियां क्या होती है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, है ना। किताबी ज्ञान पर तो हम कुछ चीजें तो फोकस करेंगे ही, क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे तो कुछ विचारकों के कथन के बारे में तो प्रश्न आते ही है, उनको तो देखेंगे। लेकिन जो डेफिनेशन की बात करें, जो कंसेप्ट है उसकी बात करें, तो आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको कुछ देशों के एग्जाम्पल भी दूंगा जहां पर इस प्रकार की शासन प्रणालियां प्रचलित हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं इन शासन प्रणालियों की, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक जरूर देखें, स्किप ना करें, है ना। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि जो भी लोग पॉलिटिकल साइंस स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको बेसिकली लाभ मिल सके इस वीडियो का। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली हमारी जो रेगुलर क्लासेस चलती है एप्लीकेशन में, उसका ही एक हिस्सा है जो आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगा, तो आप इस क्लास को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। चलिए, तो तीन अलग अलग बेसिकली कंटेंट हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, देन फिर हम डिस्कस करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और उसके बाद फिर अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, किन देशों में ये शासन प्रणाली का बेसिकली विस्तार है, तो सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसे कहा जाता है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। बट इससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं बता देता हूं, एकदम अगर आसान भाषा में समझे हम लोग कि सर ये शासन प्रणाली के प्रकार अलग अलग कैसे हैं, मतलब किस बेसिस पर डिसाइड किया जा रहा है। पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में डिस्कस किया था। नाउ अलग से फिर से हम लोग तीन अलग अलग शासन प्रणाली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आखिर इस वर्गीकरण का कुछ ना कुछ आधार तो होगा, किस बेसिस पर वर्गीकरण किया जा रहा है एकात्मक संघात्मक, फिर किस बेसिस पर संसदीय, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक में वर्गीकरण किया जा रहा है। आखिर वो बेसिकली फैक्टर क्या है जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। सबसे पहले इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए आप किसी ऐसे देश में हैं जहां पे आपको सरकार के अलग अलग स्तर देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक केंद्रीय सरकार आपको देखने को मिल रही है, फिर राज्यों में राज्य सरकार आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है किसी कंट्री में। किसी कंट्री की क्या बात करें, हमारे ही कंट्री में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको ऐसी कंट्री भी देखने को मिलेगी वर्ल्ड में जहां पर केवल और केवल केंद्रीय सरकार है, वहां पर राज्य में यानी कि प्रांत में सरकारें हैं ही नहीं। तो इस प्रकार के भी सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे। तो जब बात की जाए कि किसी देश में सरकार के कितने स्तर हैं, कितने लेवल में गवर्नमेंट है, जब इस पर बेसिकली चर्चा की जाए, इसका कंसिडरेशन किया जाए, इसको ध्यान दिया जाए एक्चुअल में, तब फिर हम क्या देखते हैं, सरकार की बेसिकली जो शासन प्रणाली है, इसके दो प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सरकार के कितने स्तर हैं, ठीक है, सरकार के कितने स्तर हैं, इस बेसिस पर शासन प्रणाली को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होती है एकात्मक शासन प्रणाली, ठीक, और दूसरी क्या होती है, एक हो गई एकात्मक शासन प्रणाली, दूसरी हो गई संघात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, एकात्मक को कहा जाता है यूनिटरी सिस्टम और संघात्मक को कहा जाता है फेडरल सिस्टम, है ना। पिछली जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने सारी चीजें डिटेल से कवर की है, तो मैं यहां पर वापस से इसे इलेबोरेट नहीं करने वाला हूं। ऑलरेडी हमने पिछली क्लास में इस पर डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, एकात्मक यानी कि यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, इसके भी अलग अलग प्रकार हमने समझे हैं क्लास में। संघात्मक शासन के अंतर्गत भी अलग अलग प्रकार हमने समझे हैं। भैया दो प्रकार से बेसिकली संघ का निर्माण हो सकता है, जब छोटे छोटे जो देश हैं वो आपस में मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करें, जस्ट लाइक यूएसए, या एक बड़ा देश है वो प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से अलग अलग प्रांतों में वर्गीकरण किया जाए, है ना। तो जस्ट लाइक इंडिया की अगर बात करें तो दो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे, आपको पता होगा, एक है कमिंग टुगेदर, दूसरा है होल्डिंग टुगेदर, है ना। इसके अलावा संघात्मक शासन के बारे में मैंने आपको चार अलग अलग जो वर्ड्स है, कन्फेडरेशन की बात करें, जैसे हिंदी में हम कहते हैं परिसंघ, है ना,
इसके अलावा हमने फेडरेशन की बात करें यानी कि महासंघ, ठीक, इसके अलावा और क्या हमने पढ़ा था, यूनियन यानी कि संघ, और एक मैंने आपको टर्म बताया था क्वासी फेडरल यानी कि अर्ध संघात्मक, ठीक। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास में कवर की हुई है, चाहे कन्फेडरेशन की बात करें, चाहे हम लोग फेडरेशन की बात करें, चाहे यूनियन की बात करें, या हम बात करें क्वासी फेडरेशन की बात करें, ठीक। इनके भी क्या क्या अर्थ है, सारी चीजों को हमने डिटेल से समझा हुआ है। तो पिछली क्लास में अगर आपने वीडियो नहीं देखी होगी तो साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी, जो हमारी स्कूल व्याख्याता की जो क्लासेस चल रही है रेगुलर, उस पर आप उस वीडियो को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो सरकार के स्तर के बेसिस पर दो प्रकार की शासन प्रणालियां है ना, एक है एकात्मक, दूसरी है संघात्मक। एकात्मक में केवल एक ही सरकार होती है, केंद्रीय सरकार, जिसे राष्ट्रीय सरकार कहते हैं। प्रांतों में अलग से कोई इलेक्टेड सरकार नहीं होती। प्रांतों में बेसिकली व्यवस्था किस प्रकार से संचालित होगी, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो बेसिकली केंद्रीय सरकार ही डिसाइड करती है ना। वो चाहे अगर तो अपने प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकती है राज्यों में, और उनके माध्यम से कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था संचालित हो सकती है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि प्रांतों में बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना की जाए, लेकिन वो कौन से कानून बनाएगी, कौन से नियम बनाएगी, ये जो पावर है उनको कौन प्रदान करेगा, केंद्रीय सरकार ही प्रदान करेगी, है ना। जो शक्तियां केंद्रीय सरकार के द्वारा दी गई है प्रांतीय सरकारों को, तो वो कार्य प्रांतीय सरकारें कर सकती हैं, अगर इस प्रकार से भी व्यवस्था होगी तो एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत भी मैंने आपको 3 अलग अलग टाइप बताए थे। संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत भी हमने अलग अलग प्रकार डिस्कस किए थे। तो ये सारी चीजें तो क्लियर है। संघात्मक में क्या हो रहा है, यहां पर केंद्रीय सरकार तो होगी, साथ में प्रांतों में राज्य सरकारें भी होंगी, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी आपको देखने को मिलेंगी। और जब गवर्नमेंट की बात हो रही है, मतलब जनता के द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके द्वारा बनाई गई सरकार की बात हो रही है। तो संघात्मक में केंद्रीय और राज्य दोनों सरकारें देखने को मिल जाती है। बनते कैसे हैं उसके बेसिस पर इसके भी अलग अलग टाइप है। एकात्मक में हमने डिस्कस किया था भैया एक ही सरकार होगी, है ना, राज्यों में सरकारें नहीं देखने को मिलेगी। तो सरकार के स्तर के बेसिस पर 2 अलग अलग टाइप है। लेकिन जब बात की जाए सरकार के अंग की, तो सरकार के आपको पता है कितने अंग होते हैं, 3 अंग हैं। जब ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की बात की जाए, सरकार के कितने अंग हैं इसकी बात की जाए, तो आप 3 प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। कार्यपालिका, दूसरी होती है क्या, विधायिका, और तीसरी क्या हमको देखने को मिलती है, न्यायपालिका। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। विधायिका का कार्य बेसिकली क्या है, विधि का निर्माण करना यानी कि कानून का निर्माण करना। जो कानून विधायिका के द्वारा बनाया जाता है उस कानून को लागू कराने की जो जिम्मेदारियां हैं वो होती है कार्यपालिका की, एग्जीक्यूटिव की। और जब कार्यपालिका कानून को लागू करेगी तो हो सकता है कानून की व्याख्या करनी पड़े, हो सकता है संविधान की व्याख्या करनी पड़े, या हो सकता है किसी प्रकार की विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए, हो सकता है, क्या होता ही है। तो इन सभी कार्यों का जो निपटारा है वो किया जाता है न्यायपालिका के द्वारा। तो ये सरकार के 3 अंग है। अब न्यायपालिका को तो चलो हम लोग सेपरेट कर देते हैं क्योंकि ये अपना कार्य करते रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका के जो संबंध आपस में किस प्रकार से हैं, इस बेसिस पर शासन प्रणालियों को फर्दर 3 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक होती है संसदीय, दूसरी होती है अध्यक्षात्मक, और तीसरी क्या होती है, अर्ध अध्यक्षात्मक। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध आपस में कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, क्या कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर है, या कार्यपालिका विधायिका दोनों अलग अलग कार्य कर रहे हैं, इस बेसिस पर अलग अलग फिर से 3 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, संसदीय, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। तो पहले हमने डिस्कस किया कि किसी देश में सरकार के स्तर कितने हैं, इस बेसिस पर 2 टाइप में डिवाइड किया जा रहा है, एकात्मक और संघात्मक। और सरकार के 3 अंग आपको पता है, तो 3 में से न्यायपालिका को हटा दो, ये अपना काम सेपरेट करते रहती है हर प्रकार की व्यवस्था में। कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के बेसिस पर, रिलेशन के बेसिस पर फर्दर 3 अलग अलग टाइप्स है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संसदीय शासन प्रणाली यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि ये जो सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, इस सिस्टम की शुरुआत किसी कंट्री से हुई है तो वो है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ब्रिटेन। तो यहां से इस व्यवस्था की शुरुआत हुई है। ब्रिटेन जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या है, जननी है ना, यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। और ब्रिटेन में भी बेसिकली एक स्थान है,
जिसका नाम है वेस्टमिंस्टर। ठीक है, वेस्टमिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, वेस्टमिनिस्टर नहीं है ना, वेस्टमिंस्टर। ठीक, तो इसी कारण से क्या होता है, देखो ब्रिटेन में एक स्थान है, ब्रिटेन की जो बेसिकली आपको कैपिटल देखने को मिलेगी लंदन, वहां पर आपको स्थान देखने को मिलेगा वेस्टमिंस्टर। ये वो स्थान है जहां पर ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, संसद जो है वो स्थित है। इसी कारण से पार्लियामेंट्री सिस्टम को ना वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। जैसे कि आपको रायसीना हिल्स देखने को मिल जाएगा दिल्ली में, जहां पर भारत के जो प्रमुख स्मारक है, प्रमुख भवन है, संसद भवन की बात करें, राष्ट्रपति भवन की बात करें, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, ये सब आपको रायसीना हिल्स में देखने को मिलेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से ब्रिटेन की कैपिटल जो है लंदन है, वहां पर आपको वेस्टमिंस्टर एक शहर मतलब एक बेसिकली एक जगह देखने को मिलेगा, जहां पर आपको बेसिकली जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है ना वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी कारण से पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, कुछ एक ऐसे फैक्ट्स है ना जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो संसदीय व्यवस्था होती क्या है, जैसे मैंने बताया कि कार्यपालिका और विधायिका के संबंध कैसे हैं, इस बेसिस पर शासन प्रणालियों को क्या किया जा रहा है, वर्गीकृत किया जा रहा है। तो ध्यान में रखना, अगर कार्यपालिका विधायिका पर क्या है, निर्भर है, ठीक है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है, अगर कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर है, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था को कहा जाता है संसदीय शासन व्यवस्था। बट यार सर समझ में नहीं आया कि यार निर्भर है इसका मतलब क्या है। हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनका कंसेप्ट उतना क्लियर नहीं है, जिन्होंने पहले इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, उन्हें हो सकता है समझ में ना आए। देखो, कार्यपालिका विधायिका पर निर्भर है, इसका मतलब यह है कि जैसे इंडिया की हम लोग बात करते हैं, इंडिया में ना संसदीय शासन प्रणाली है। आपको पता है कि जैसे केंद्र में जब इलेक्शन होता है, लोकसभा की इलेक्शन की हम लोग बात करते हैं, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करती है, जनता करती है। आप करते हैं, मैं करता हूं, है ना, हम सभी वोट करते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य उनका चुनाव जनता करती है। लोकसभा में करंट टाइम पर कितने सदस्य हैं, 543 है। अभी इसको बढ़ाने पर विचार जो चल रहा था, आपको पता है सीटों की संख्या 800 करने पर विचार चल रहा था, है ना, वो जो बेसिकली कानून है पास अभी हो नहीं पाया। तो 543 आपको सदस्य संख्या देखने को मिलेगी लोकसभा की। लोकसभा है क्या, लोकसभा संसद का एक सदन है, और संसद क्या है, विधायिका यानी कि कानून बनाने वाली संस्था। तो विधायिका के जो सदस्य हैं वो तो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका के सदस्यों का डायरेक्ट चुनाव हम लोग नहीं करते। विधायिका में यानी कि बेसिकली क्या होता है, संसदीय व्यवस्था में लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, अब बहुमत की अगर बात करें तो आधे से अधिक, 543 का आधा हो जाएगा 271.5, और आधे से अधिक तो 271.5 और कर देंगे तो आधे से अधिक हो जाएगा, मतलब कि 272 हो जाएगा बहुमत, है ना। जिस पार्टी को या पार्टियों के गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है लोकसभा में, वो पार्टी सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने का मतलब है फिर उस पार्टी के जो प्रमुख व्यक्ति हैं वो क्या बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे। तो मंत्री की जब बात हो रही है, मतलब बात हो रही है किसकी, कार्यपालिका की। कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं, भैया मंत्री होते हैं, है ना। मंत्री के अलावा राष्ट्रपति भी आ जाते हैं इसमें, उपराष्ट्रपति भी आ जाते हैं, है ना, महान्यायवादी भी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री और बाकी के मंत्री आ जाते हैं कार्यपालिका में। बेसिक सी चीजें, सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर की हुई है। तो ये सिस्टम हमको देखने को मिलता है, मतलब विधायिका के जो प्रतिनिधि हैं, विधायिका के जो सदस्य हैं ये बोलना चाहिए, उनका चुनाव जनता करती है, और फिर उसी विधायिका से बेसिकली कुछ लोग जो है वो कार्यपालिका में जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कार्यपालिका जो है ना विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जब तक बहुमत प्राप्त है किसी पार्टी को या पार्टियों के समूह को, तब तक तो सरकार बनाए रहेगी। लेकिन जैसे ही अगर बहुमत कम हो गया, 272 से अगर आंकड़ा नीचे हो गया, तो फिर भैया वो पार्टी सरकार नहीं बना सकती। मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। जब तक विधायिका में बेसिकली क्या है, बहुमत प्राप्त है, तब तक कार्यपालिका अपना कार्य करते रहेगी। क्लियर है, बिल्कुल आसान भाषा। अगर बेसिकली अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए विपक्षी पार्टी के द्वारा, सरकार को अगर हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है अगर, और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब है कार्यपालिका जवाबदेह है किसके प्रति, विधायिका के प्रति, क्योंकि विधायिका जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है डायरेक्ट। ठीक है, इसी कारण से आप देखेंगे कि संसद में प्रश्नकाल भी होता है, शून्यकाल भी होता है, जहां पर सदस्य जो है वो बेसिकली सरकार से यानी कि मंत्रियों से क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण मामलों पर सवाल करते हैं ताकि उनका जवाब प्राप्त हो सके और पूरी जनता जो है देश की वो इस बारे में जान सके।
कि सरकार एक्चुअल में क्या कर रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो कार्य है वो किए जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, सरकार को हटाने के लिए। तो तरह तरह के यहां पर आपको बस बेसिकली हम लोग बात करें इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण देखने को मिलेंगे संसदीय शासन व्यवस्था में, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जाती है कि कार्यपालिका जो है ना भैया, वो विधायिका के प्रति जवाबदेह रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह रहेगी कार्यपालिका विधायिका के प्रति बेसिकली। ठीक है, जो भी कार्य कार्यपालिका कर रही है, जो भी कार्य सरकार कर रही है, वो फ्री नहीं है ना, उनको जवाब देना पड़ेगा संसद में। तो ये बेसिकली संसदीय व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है। बहुत ही आसान चीज है, कुछ ज्यादा इसमें तामझाम है नहीं, तो ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल इसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो हमने समझ लिया। शक्ति का संलयन, इसका जो इसके पीछे का जो मेन जो फिलोसफी है, मेन जो दर्शन है, वो क्या है, शक्ति का संलयन यानी कि फ्यूजन ऑफ पावर, जिसमें क्या बोला जा रहा है, जनरली आपको देखने को मिलेगा जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली आपको देखने को मिलेगी, वहां पर जो विधायिका है, सरकार के 3 अंग में से जो एक अंग है विधायिका यानी कि संसद की अगर हम बात करें, वो जो है ना सर्वोच्च होती है जनरली, सामान्यतः, नॉट मैंडेटरी। क्योंकि विधायिका की सर्वोच्चता, ये कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन से ही यार पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया ने भी लिया है, लेकिन इंडिया ने ना कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, कुछ चीजों को अपनी बेसिकली इस अपनी परिस्थिति के अनुसार इसको परिवर्तित करने की कोशिश की गई है हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा। तो यहां पर विधायिका सर्वोच्च है, लेकिन इंडिया में विधायिका सर्वोच्च नहीं है, नहीं कार्यपालिका सर्वोच्च है, नहीं न्यायपालिका सर्वोच्च है। इंडिया में जो सर्वोच्च है वो क्या है, संविधान सर्वोच्च है। क्योंकि संविधान के द्वारा ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्ति का क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है, विभाजन किया गया है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है, विधायिका सर्वोच्च है। कहने का मतलब ब्रिटेन में संसद ने अगर एक बार जो कानून बना दिया तो उस कानून को वहां की न्यायपालिका भी रद्द नहीं कर सकती। इंडिया में ऐसा है क्या, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में संसद अगर कोई कानून बना दे तो अगर वो संविधान की सीमा का उल्लंघन करे वो कानून, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। ठीक है, सेम चीज अमेरिका में भी हो सकता है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में विधायिका सर्वोच्च है। इंडिया में भले पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन विधायिका को सर्वोच्च नहीं रखा गया है, जबकि संविधान को सर्वोच्च रखा गया है, क्योंकि संविधान ही बेसिकली शक्ति का क्या है, मेन सोर्स है। और संविधान को भी शक्ति प्राप्त होती है भारत की जनता से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। कार्यपालिका आपको संसद के प्रति उत्तरदायी देखने को मिलेगी और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे जिसके द्वारा ये कोशिश की जाती है कि कार्यपालिका पर दबाव बना करके रखा जा सके। ये संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलता है। 3 अलग अलग प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने अपने अपने कुछ कथन दिए हैं इस शासन व्यवस्था के बारे में। जैसा कि सबसे पहले हम बात करें वॉल्टर बेजहार्ट, 1867 की बात है, इनकी एक प्रमुख किताब है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के रहने वाले थे। 1867 में इन्होंने ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका अध्ययन किया और इन्होंने प्रमुख अपना कथन दिया जिसमें वो कहते हैं कि संसदीय व्यवस्था की जो सफलता है ना, इसका रहस्य जो है कार्यपालिका और विधायिका का आपस में संलयन यानी कि फ्यूजन, और आसान भाषा में बोले तो मिलन, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिलकर के काम करती है। यही संसदीय व्यवस्था की सफलता का मेन कारण है। ठीक है, ये कहते हैं कि भैया कैबिनेट यानी कि जो मंत्रिमंडल है वो एक ऐसा बकल है जो क्या कर रहा है, कानून बनाने वाली संस्था यानी कि विधायिका और कानून को लागू करने वाली जो संस्था यानी कि कार्यपालिका, दोनों को आपस में जोड़ कर रखती है। जैसे बेल्ट में बकल होता है ना, बेल्ट आप बांधते हैं, लगाते हैं तो आपको पता है बकल होता है। तो वैसे ही कैबिनेट एक बकल की तरह काम कर रहा है जो विधायिका और कार्यपालिका को जोड़ करके रखे हुए, क्योंकि कैबिनेट के जो सदस्य यानी कि मंत्रियों की बात कर रहे हैं और मंत्री की दोहरी भूमिका होती है। मंत्री अपने आप में सांसद भी होते हैं और मंत्री अपने आप में मंत्री भी है, मतलब मंत्री दोहरी सदस्यता का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कार्यपालिका और विधायिका को जोड़ करके रखते हैं, ऐसा कहा जा रहा है वॉल्टर बेजहार्ट के द्वारा 1867 में, जो इनकी प्रमुख किताब आई द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने ये बातें कही। तो कई बार एग्जाम में ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित कथन जो है वो किनके द्वारा कहा गया, या द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है वो किसने लिखी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री जो है ना केवल बराबर वालों में प्रथम नहीं होता है, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स नहीं होता है। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री कई बार कह दिया जाता है ना, प्रधानमंत्री भी क्या है, एक मंत्री तो है, मंत्रिमंडल में सभी मंत्री है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री भी मंत्री है और बाकी जितने भी मंत्री हैं सब में प्रथम है, कई बार ऐसा कहा जाता है। तो आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि
ऐसा 100% मतलब हर बार के लिए ऐसा ही नहीं है, या केवल ऐसा ही नहीं है भाई, ये तो है, लेकिन केवल प्रधानमंत्री की भूमिका ऐसी नहीं है कि बराबर में प्रथम, बस इतनी ही भूमिका नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वास्तव में क्या है, एक सूर्य की तरह है जिसके चारों ओर अन्य मंत्री क्या करते हैं, चक्कर काटते हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम में आप देखेंगे ना, सूर्य के चारों ओर जो बाकी के ग्रह है वो परिक्रमा करते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने प्रधानमंत्री के रोल को समझाने की कोशिश की है पार्लियामेंट्री सिस्टम में। प्रधानमंत्री काफी पावरफुल पोस्ट है, ये बताया जा रहा है सर आइवर जेनिंग्स के द्वारा। और लास्ट में एक और प्रमुख विचारक हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं, हेरोल्ड लास्की, जो कहते हैं कि संसदीय सरकार क्या है, रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है, उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? कार्यपालिका को 24 घंटे संसद की नजरों के सामने काम करना पड़ता है, जिससे डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही का जो खतरा है ना वो टल जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये 3 प्रमुख विचारक हैं। वैसे तो आपको काफी सारे विचारक देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में काफी सारी बातें कही हैं, बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जहां से सवाल पूछे जाते हैं जनरली, उनको मैंने शामिल करने की कोशिश की है ताकि आपको पढ़ने के लिए एक प्रॉपर एक सही कंटेंट मिल सके। ठीक है, तो इनके बारे में ध्यान में रखना है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कुछ विशेषताओं की, और उसके बाद हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग चैलेंजेस की। तो संसदीय शासन व्यवस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि एक है दोहरी कार्यपालिका यानी कि डुअल एग्जीक्यूटिव। यहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था की सरकार आपको देखने को मिलेगी, वहां पर आपको 2 प्रमुख देखने को मिलेंगे। एक होते हैं सरकार के प्रमुख और दूसरे होते हैं राष्ट्र के प्रमुख। ठीक है, जहां पर संसदीय कार्यपालिका वहां पर 2 प्रमुख कार्यपालिका के ही आते हैं, दोनों के दोनों, एक है प्रधानमंत्री और दूसरे राष्ट्रपति, दोनों कार्यपालिका के ही है ना। बेसिकली अंग की बात करेंगे तो कार्यपालिका के अंग में इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बाकी के जो मंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, 5 लोग आते हैं। तो 2 लोग तो हो गए भैया, एक तो हो गए राष्ट्रपति और दूसरे हो गए प्रधानमंत्री। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 प्रमुख देखने को मिलेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख यानी कि देश के प्रमुख होते हैं, जो कि नाम मात्र के प्रमुख हैं। नाम मात्र के प्रमुख इसलिए क्योंकि इनके पास यार एक्चुअल में पावर नहीं होती, वास्तविक शक्तियां नहीं होती इनके पास। तो वास्तविक शक्ति सर किसके पास होती है, रियल पावर किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली जहां पर है ना, वहां पर रियल पावर किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है, यह है वास्तविक प्रमुख, और यह है औपचारिक प्रमुख यानी कि नाम मात्र का प्रमुख, नॉमिनल हेड। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वही कार्य करेंगे जो सलाह उन्हें दी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो जहां पर भी किसी भी देश में अगर आप देखेंगे ना कि प्रधानमंत्री भी है, वहां पर राष्ट्रपति भी है, तो आप जान जाइएगा वहां पर कैसी शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है। ठीक, तो 2 प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी है संसद की सदस्यता अनिवार्य। ये क्या है? आपको देखने को मिलेंगे मंत्री। तो मंत्री बनने के लिए क्या है, अनिवार्य है कि उस व्यक्ति को संसद का सदस्य होना चाहिए। भाई जो संसद का सदस्य है केवल वही व्यक्ति मंत्री बन सकता है, यह फैक्ट है, यह मैंडेटरी है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 75 क्लॉज 5, जो बेसिकली ये व्यवस्था करता है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, संसद में आपको पता है 2 बेसिकली आपको सदन देखने को मिलेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। तो अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो वो भी व्यक्ति बेसिकली मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के भीतर क्या है, सदस्यता बेसिकली संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो भी वो 6 महीने तक मंत्री बना रह सकता है, लेकिन उसके बाद अगर कंटिन्यू करना है तो भैया उसे संसद की किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी क्या है, अनिवार्य है। यह हमको देखने को मिलता है सिस्टम। तीसरी इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करेंगे, सामूहिक उत्तरदायित्व। सारे के सारे जो मंत्री है ना संसदीय व्यवस्था में एक टीम की भांति काम करते हैं। ठीक है, एक ही नाव में सवार होते हैं। एक मंत्री के द्वारा डिसीजन लिया गया मतलब भाई सभी मंत्री के द्वारा डिसीजन लिया जा रहा है, मिलजुल कर काम किया जा रहा है। क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा ना मेरे भाई, तो सारे के सारे मंत्रियों को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, पूरी सरकार का ही इस्तीफा वहां पर होता है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है, यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद की। लास्ट में अगर हम लोग बात करें प्रमुख विशेषता की, तो कार्यकाल जो होता है ना वो अनिश्चित होता है। सरकार का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। भले ही चुनाव आपको हर 5 साल में देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जब तक बहुमत है तब तक बेसिकली आपको सरकार देखने को मिलेगी। तो यहां पे हमको क्या देखने को मिलता है, बहुमत अगर खो गई तो भैया सरकार भी गिर जाएगी 5 साल के पहले,
यही सिस्टम हमको देखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल 1998 में हुआ कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार बनी थी केवल 13 दिनों के लिए बनी, 13 दिन में सरकार गिर गई यार, त्याग पत्र देना पड़ा सरकार को, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा वो प्राप्त नहीं कर पाए थे इसलिए। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं संसदीय शासन व्यवस्था की। और जब विशेषताओं की बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ चुनौतियां, चैलेंजेस भी देखने को मिलेगी, तो कुछ कमियां भी हैं, कुछ चुनौतियां भी है। जैसे कि एक प्रमुख चुनौती है अस्थिरता, जैसा भी हमने डिस्कस किया कि भैया संसदीय शासन व्यवस्था में सर कार्यकाल जो है अनिश्चित होता है। तो कार्यकाल जो अनिश्चित हो रहा है ना, यहां पर बेसिकली क्या हमको देखने को मिलती है, इस कारण से अस्थिरता काफी ज्यादा देखने को मिलती है। एक बेसिकली यहां पर सिस्टम ये देखने को मिलता है कि जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त है वो सरकार बनाएगी, और कई बार किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होता, इस कारण से पार्टियों के जो समूह है वो आपस में मिलकर यानी गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, तो गठबंधन की सरकार देखने को मिलती है। तो अगर किसी एक पार्टी को बहुमत ना मिले तो गठबंधन सरकार बनती है, जिससे क्या होता है भैया, कोई भी पार्टी जो है अपना समर्थन वापस ले सकती है किसी भी समय, अगर उनको मतलब सही नहीं लगा, अगर उनके हिसाब से चीजें नहीं चल रही है, तो इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिल सकती है। तो अस्थिरता काफी ज्यादा देखने को मिलती है, इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है। दूसरी, मंत्रियों की अयोग्यता। जब हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे आगे, तो वहां पर हम लोग देखेंगे जो वहां पर राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो अपनी सहायता के लिए सचिव की नियुक्ति करते हैं, सेक्रेटरी की नियुक्ति करते हैं। और वो सारे के सारे जो सचिव है ना, वो अपने अपने क्षेत्र में बेसिकली काफी ज्यादा अनुभवी होते हैं। ठीक है, कोई रक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा अनुभवी है, सेना के क्षेत्र में बेसिकली बात करें तो उसे रक्षा सचिव बना दिया गया, डिफेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। कोई फाइनेंशियल मामलों में बड़ा अर्थशास्त्री है, काफी ज्यादा ज्ञान है फाइनेंस का, तो उससे बेसिकली वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिया गया। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा देखने को मिलता है। भले ही राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित है, लेकिन राष्ट्रपति जिन व्यक्तियों के माध्यम से बेसिकली सरकार चलाएगा, वो व्यक्ति काफी ज्यादा अनुभवी होते हैं अपने कार्य क्षेत्र में। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर मंत्री मैंडेटरी नहीं है ना, क्योंकि मंत्री जो है वो बेसिकली जनता के द्वारा, मतलब मंत्री भाई बने कैसे मंत्री, क्योंकि वो बेसिकली विधायिका के सदस्य बने, है ना, और उसके बाद वो मंत्री बन गए, मतलब उनकी पार्टी को बहुमत मिला और उनकी प्रतिभा अच्छी लगी अगर सरकार को, तो उन्हें मंत्री बना दिया गया बेसिकली, है ना। तो बेसिकली क्या हमको देखने को मिल रहा है, यहां पर मंत्रियों की अयोग्यता देखने को मिलती है। जरूरी नहीं है संसदीय व्यवस्था में कि मंत्री जो है वो अपने कार्य क्षेत्र में काफी अनुभवी हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को वित्त मंत्री बना दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वित्त फाइनेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा उनको ज्ञान प्राप्त है। चुनाव जीत गए तो बन गए भाई, क्या दिक्कत है। और चुनाव जीतने के लिए इंडिया में क्या चाहिए, इंडिया की अगर बात करें तो, या कहीं की भी बात करें, जो फेमस पर्सनैलिटी है वो चुनाव जीत सकता है, आपको यही देखने को मिलेगा। भले ही वो अपने कार्य क्षेत्र में अनुभवी हो या ना हो, किसी एक सेक्टर में भी, जैसे आप आजकल इंडिया में आपको पता है फिल्म स्टार जो है, क्रिकेटर्स जो है, उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, तो अगर वो इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं तो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। और बाद में उनको अगर रक्षा मंत्री बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया, तो उनको तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई ज्ञान है नहीं ना। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रियों की अयोग्यता यहां पर देखने को मिलती है जनरली संसदीय व्यवस्था में। और तीसरा, कैबिनेट की तानाशाही। अगर बोला तो जा रहा है कि भैया यहां पर तानाशाही नहीं होगी संसदीय शासन व्यवस्था में, लेकिन अगर बेसिकली अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल करंट टाइम पर बीजेपी जैसे है, लगातार 3 टेन्योर चल रहा है सरकार का, तो अगर किसी एक पार्टी को संसद में अच्छा प्रचंड बहुमत प्राप्त है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, है ना, अलग अलग कंट्री में आपको जो हाउसेस है उनके नाम अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो लोअर हाउस अपर हाउस दोनों में प्रचंड बहुमत प्राप्त है, तो यहां पर कैबिनेट की तानाशाही देखने को मिलती है। फिर कैबिनेट वो सारे काम कर सकती है जो वो करना चाहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती है। एक टाइम पर जवाहरलाल नेहरू की भी यही स्थिति थी, इंदिरा गांधी की भी स्थिति इसी प्रकार से थी, कैबिनेट की तानाशाही। राजीव गांधी सरकार के पास भी प्रचंड बहुमत था। नरेंद्र मोदी का जो पिछला वाला जो टेन्योर था उनके पास काफी अच्छा बहुमत था, उस उतना प्रचंड नहीं था जितना राजीव गांधी इंदिरा गांधी के पास था, लेकिन फिर भी काफी अच्छा खासा बहुमत था लंबे समय के बाद। तो यहां पर कैबिनेट की तानाशाही देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ प्रमुख चैलेंजेस है, प्रमुख चुनौतियां हैं। और इसके कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसा सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जो है इस पर्टिकुलर पार्लियामेंट्री सिस्टम की क्या है, जननी है, ओरिजिन इसका यहीं से हुआ है। तो इस व्यवस्था को आप ब्रिटेन में देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम में देख सकते हैं, है ना। दूसरी हम बात करें भारत की, इंडिया में इस व्यवस्था को लिया गया और इंडिया में भैया यूनाइटेड किंगडम से ही अपनाया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का काफी लंबा चौड़ा शासन काल रहा है यहाँ पर, है ना। और इसी शासन व्यवस्था को हमने भारत ने भी अपनाया। जब भारत आजाद हुआ, हमने अपने संविधान का निर्माण किया, तो संसदीय शासन व्यवस्था की सरकार को, प्रणाली को अपनाया गया हमारे यहाँ भी। विचार चल रहा था कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को क्या अपना सकती है भारत बेसिकली अपनाया जा सकता है इसको, लेकिन जो संविधान निर्माता है
उन्होंने इस विचार को खारिज किया, क्योंकि इस शासन व्यवस्था से हम ज्यादा फैमिलियर हो गए थे ना यार। लंबा चौड़ा शासनकाल रहा है ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी, देन फिर ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, तो काफी ज्यादा डोमिनेंस रहा है। तो इस व्यवस्था से हम ज्यादा बेसिकली यूज्ड टू हो चुके थे, तो हमने इसी को कंटिन्यू किया। यहां पर ब्रिटेन का मॉडल तो हमने लिया, लेकिन दो प्रमुख बदलाव किए हैं। जैसे कि भारत एक गणराज्य है, एक गणतंत्र है। गणराज्य या गणतंत्र उसे कहा जाता है जहां पर राष्ट्र का जो प्रमुख है, देश का जो प्रमुख है, वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। भले ही वो उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, डजेंट मैटर, लेकिन निर्वाचन होना चाहिए। अगर देश के प्रमुख का क्या हो रहा है, निर्वाचन हो रहा है, तो वो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा गणतंत्र यानी कि गणराज्य, जो भारत में है। ब्रिटेन में आपको राजतंत्र देखने को मिलेगा, संवैधानिक राजतंत्र। संविधान तो है, सरकार बेसिकली प्रधानमंत्री चलाते हैं, लेकिन जैसे जो रोल इंडिया में राष्ट्रपति का है, वही रोल वहां पर राजा या रानी का है। ठीक है, वो वंशानुगत होते हैं राजा या रानी। यहां पर राष्ट्रपति जो है उनका निर्वाचन होता है। तो इंडिया में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, गणराज्य है बेसिकली। दूसरा, भारत में जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, संसद सर्वोच्च नहीं है, यहां पर संविधान जो है वो सर्वोच्च है। ठीक है, इसके अलावा संसदीय व्यवस्था का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा जर्मनी में भी। जर्मनी में एक काफी अच्छा सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। यहां पर रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव यानी कि कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर प्राइम मिनिस्टर, करंट प्राइम मिनिस्टर को तब तक पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वोटिंग करके नए चांसलर यानी कि नए प्राइम मिनिस्टर को न चुन लिया जाए। मतलब पुराने को अगर हटाना है तो पहले नए को चुनो, तब पुराने को हटा सकते हो। ये व्यवस्था इस कारण से रखी गई है ताकि जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है, वहां पर चांसलर कहा जाता है, वो वैकेंट न रहे, कंटिन्यू बना रहे, इस कारण से। तो जर्मनी में भी आपको यही शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। जर्मनी के अलावा अगर मैं बात करूं, जापान में आपको इसी प्रकार की शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी, संसदीय शासन व्यवस्था। इटली में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सब एग्जाम्पल हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के। कई बार एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस देश में संसदीय व्यवस्था की सरकार है, संसदीय शासन प्रणाली है या नहीं है। तो आप याद रखेंगे ना, ब्रिटेन तो इस व्यवस्था की जननी है, भारत में भी है ना। इसके अलावा जर्मनी तो देख ही रहे हैं। और बाकी के जो एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पर बोर्ड में नहीं लिखा हूं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड में, आप नोट डाउन कर लेना। जापान हो गया, ठीक है, इटली हो गया, न्यूजीलैंड की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें और बांग्लादेश की बात करें। ये कुछ प्रमुख देश है जहां पे आपको संसदीय व्यवस्था की सरकार देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई संसदीय शासन प्रणाली की। नौ हम बात करते हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में हम डिस्कस करें उससे पहले 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है। ठीक, चलिए, तो अध्यक्षात्मक यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम डिस्कस करें कि कार्यपालिका और विधायिका के संबंध आपस में कैसे हैं, इस प्रकार से इस प्रणाली का देखते हुए अलग अलग टाइप में डिवाइड किया जा रहा है। संसदीय में हमने देखा कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, कार्यपालिका अलग कार्य करती है, विधायिका अलग कार्य करती है। कहने का मतलब यह है कि विधायिका के जो प्रतिनिधि है, विधायिका के जो सदस्य हैं, उनका चुनाव अलग होता है, जनता उनका चुनाव अलग करती है। कार्यपालिका का चुनाव अलग होता है। ठीक है, तो यहां पर कार्यपालिका विधायिका के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है, निर्भर नहीं है। कार्यपालिका अलग कार्य करेगी, विधायिका अलग कार्य करेगी, दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, ये जो व्यवस्था है, इसका जो मेन जो फिलोसफी है वो क्या है, शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। ये जो बेसिकली सिद्धांत है ये दिया गया मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। मॉन्टेस्क्यू ने बेसिकली कहा कि शक्तियों का जो पृथक्करण वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कार्यपालिका और विधायिका आपस में एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो व्यवस्था सही तरीके से नहीं चल पाएगी, है ना। तो बेटर है कि दोनों अलग अलग कार्य करें, सेपरेशन ऑफ पावर को सुनिश्चित करना जरूरी है, तब जाकर के शासन व्यवस्था जो है सही तरीके से लागू होगी, है ना। तो ये बेसिकली कहा जा रहा है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। ठीक, मॉन्टेस्क्यू ने बेसिकली अपनी किताब लिखी 1748 में, द स्पिरिट ऑफ द लॉस, और अपनी इस किताब में उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉस 1748 में मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया, जिसमें वो क्या बता रहे हैं कि भैया विधायिका
और कार्यपालिका एक ही व्यक्ति में अगर मिल जाए तो कोई स्वतंत्रता नहीं रह जाती, वह व्यक्ति क्या हो जाता है, अत्याचारी कानून बना सकता है। इस कारण से वो कहते हैं कि दोनों अलग अलग कार्य करें। तो अध्यक्षात्मक में क्या हो रहा है, यहां पर आपको ना केवल एक ही प्रमुख देखने को मिलेगा, जैसा कि हम संसदीय में देख रहे थे दो दो प्रमुख, यहां पर केवल एक प्रमुख, और वो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। नाम मात्र के प्रमुख नहीं है, वो वास्तविक प्रमुख है। तो सरकार के भी प्रमुख राष्ट्रपति है और पूरे देश के प्रमुख भी राष्ट्रपति है। ये व्यवस्था हमको देखने को मिलती है अमेरिका में, यूएसए में। ठीक है, तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जहां पर कार्यपालिका अलग कार्य करती है और कार्यपालिका जो है विधायिका पर निर्भर नहीं है। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था से अलग है ये प्रणाली। दूसरा, वुड्रो विल्सन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, इन्होंने कहा कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में शक्तियां बिल्कुल साफ और कटी हुई होती है, राष्ट्रपति को काम करने की पूरी आजादी मिलती है, जिससे शासन बहुत तेज गति से चलता है और स्पष्टता आती है। वुड्रो विल्सन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की वकालत की है और कहा है कि राष्ट्रपति को ना अपने काम करने में आजादी मिलती है अध्यक्षात्मक शासन पद्धति में। दूसरा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा कहा जा रहा है कि एक मजबूत और ऊर्जावान कार्यपालिका जो है ही एक अच्छे, स्थिर और प्रभावी राष्ट्रीय शासन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। तो ये सिस्टम हमको देखने को मिलता है। तो अलग अलग विचारक हैं जिनके द्वारा अलग अलग जो कथन है वो कहे गए हैं। इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जहां पर विचारक है उनके कथन है तो उनको रट लेना है भाई, बिल्कुल। ठीक है, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की वकालत कर रहे हैं ये प्रमुख जो विचारक हैं। नौ, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा हमने संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में डिस्कस किया, आपको क्या करना है, बस लेक्चर को सुनना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। यहां पर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बेसिकली विशेषता है या कौन सी इसकी कमियां हैं। तो इसी प्रकार से सवाल आएंगे। जो विचारक मैंने आपको बताया इनके कथन के बारे में आएगा। एग्जाम्पल पूछ ले जाएंगे कि किस देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो कुछ ये जो सेलेक्टेड चीजें हैं ना, इन पर फोकस करना है। यहां से एक दो प्रश्न डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषता इसकी बात करेंगे, एकल कार्यपालिका, सिंगल एग्जीक्यूटिव। जो मैंने आपको बताया वहां पर हमने संसदीय में देखा था दोहरी कार्यपालिका, दो प्रमुख होते हैं, यहां पर एक ही प्रमुख है। हेड ऑफ स्टेट की अगर बात करें, राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख होता है और राष्ट्रपति ही हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का भी प्रमुख होता है। सारी की सारी पावर किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। कोई प्रधानमंत्री टाइप का यहाँ पर पोस्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण, क्योंकि मैंने क्या बताया, कार्यपालिका अलग कार्य करेगी, विधायिका अलग। तो राष्ट्रपति जो है अपनी सहायता के लिए क्या करता है ना, संसद यानी कि वहां की विधायिका के जो सदस्य राष्ट्रपति की सहायता के लिए नहीं रहेंगे। राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए अपने सचिवों की नियुक्ति करेगा। सचिव बोलते हैं या कई जगह मंत्री भी बोल देते हैं, लेकिन वो मंत्री विधायिका के सदस्य नहीं रहते। वो सचिव जो है विधायिका के सदस्य नहीं रहते, अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित रहते हैं, काफी अनुभवी रहते हैं। और ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने सचिव बनाते हैं। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में तो शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण हमको देखने को मिलता है। अगर कोई विधायिका का सदस्य राष्ट्रपति का मंत्री बनता है या सचिव बनता है तो भैया उसे पहले अपनी संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो सचिव बन सकते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है, इसके अलावा बात करें किचन कैबिनेट, राष्ट्रपति किचन में कुछ काम करते हैं क्या, ऐसा नहीं है। किचन कैबिनेट जिसे आप ब्रेन कैबिनेट भी बोल सकते हो, राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपने जो मंत्री हैं या अपने सचिव हैं, अलग अलग देश में कई जगह मंत्री कहते हैं, कुछ जगह सचिव कहते हैं। यूएसए से इस व्यवस्था को लिया गया है। यूएसए सचिव, यूएसए में बेसिकली सचिव कहा जाता है, सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति अपने सचिव को चुनने के लिए पूर्णतः क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर देश के सबसे बड़े विशेषज्ञ, वैज्ञानिक या वकीलों को सीधे सचिव बना सकते हैं, सीधे मंत्री बना सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति के प्रति वफादार होते हैं। कभी भी राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं, कभी भी राष्ट्रपति हटा सकते हैं उन्हें। तो राष्ट्रपति फ्री है इसके लिए। इसके अलावा हमको क्या देखने को मिलता है, स्थिर कार्यकाल। वहां पर कार्यकाल निश्चित नहीं था, 5 साल के लिए तो चुनाव होता था, लेकिन बहुमत अगर नहीं है तो सरकार गिर जाती थी। यहां पर कार्यकाल स्थिर होता है। एक बार राष्ट्रपति बन गए तो भैया जैसे अमेरिका में बात करें 4 साल का कार्यकाल होता है ना। तो यहां पर यह सिस्टम हमको देखने को मिलता है। संसद जो है उसे बीच कार्यकाल में नहीं हटा सकती। संसदीय व्यवस्था में तो संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है, तो यहां पर नहीं हटा सकती है। तो हर व्यवस्था की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपनी अपनी कुछ चैलेंजेस हैं। इसकी कुछ चुनौतियों की बात करेंगे
तो सबसे प्रमुख चुनौती देखने को मिलती है तानाशाही का खतरा, क्योंकि एक ही प्रमुख है, वही सरकार का, वही देश का। ठीक है, तो यहां पर तानाशाही का खतरा देखने को मिलता है। राष्ट्रपति को संसद का डर नहीं होता, क्योंकि संसद के प्रति तो जवाबदेह है नहीं कार्यपालिका। तो यहां पर डिक्टेटरशिप का खतरा हो जाता है, कार्यकाल भी इसका फिक्स है, संसद के प्रति जवाबदेह भी नहीं है, तो भैया कुछ भी कार्य कर सकते हैं, राष्ट्रपति अहंकारी बन सकते हैं, तानाशाह बन सकते हैं, जस्ट लाइक डोनाल्ड ट्रंप यार। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को भी किसी चीज का खतरा नहीं है ना, उनका कार्यकाल सुरक्षित है ना, उनको संसद में जवाब देना है, तो कर रहे हैं, ईरान पे गोले बारूद गिरा रहे हैं। वहां की जनता भी, अमेरिका की जनता भी सरकार से नाखुश है, सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रही है कि भैया वॉर को रोका जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने में चल रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी फॉरेन पॉलिसी चल रही है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। गतिरोध, ग्रिड लॉक जिसे कहा जाता है, राष्ट्रपति अलग पार्टी से हो सकता है। जैसे अमेरिका में जनरली दो पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका बेसिकली रूल चलता है, एक है रिपब्लिकन, दूसरी है डेमोक्रेटिक, है ना। कभी रिपब्लिकन के पास सत्ता रहेगी, कभी डेमोक्रेटिक के पास सत्ता रहेगी, तो ये देखने को मिलता है। तो अगर राष्ट्रपति किसी अलग पार्टी का हो गया अगर, और विधायिका में किसी और पार्टी को मेजोरिटी मिल गई, जैसे वहां की जो संसद है उसे कहा जाता है कांग्रेस। ठीक है, हमारे यहाँ कांग्रेस तो कांग्रेस पार्टी का नाम है, पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस जो है अमेरिका की पार्लियामेंट को कहा जाता है, ठीक है, संसद को। तो जैसा कि बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति किसी और पार्टी का हो सकता है, जैसे रिपब्लिकन का राष्ट्रपति हो गया और डेमोक्रेटिक का हो गया, मतलब वहां की जो कांग्रेस है वहां पर आपको दो सदन देखने को मिलेंगे, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि इंडिया की लोकसभा के समान है, और दूसरी होती है सीनेट जो कि इंडिया की राज्यसभा के समान है, अपर हाउस। तो अगर राष्ट्रपति किसी और पार्टी का है और विधायिका में किसी और पार्टी को मेजोरिटी मिल गई है, तो गतिरोध की स्थिति बन सकती है ना, क्योंकि वहां की जो विधायिका है वो कोई कानून को पास कर रही है और राष्ट्रपति दूसरी पार्टी का है तो वो वीटो कर दे रहा है, तो गतिरोध की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। ठीक, लचीलेपन की कमी, लचीलेपन की कमी मतलब क्या है, देश पर अचानक कोई बड़ा राष्ट्रीय संकट या युद्ध आ जाए और राष्ट्रपति उसे संभालने में पूरी तरह से नाकाबिल हो, यानी कि असक्षम हो, तो भी जनता या संसद उसे हटा नहीं सकती जब तक उसका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता। इंडिया में तो जैसे संसदीय व्यवस्था है तो बहुत यहाँ पर तो कांड हो जाएगा यहाँ पर, है ना, मतलब इतनी आलोचना होगी, भले हटना नहीं हटना अलग बात है, लेकिन बहुत ज्यादा। यहाँ पर तो भैया हटाया नहीं जा सकता ना जब तक कार्यकाल पूरा ना हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसा मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस व्यवस्था की जननी है जब बात की जाएगी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल सिस्टम की। तो यूएसए से हमने इस कंसेप्ट को लिया है, हमने बोलने का मतलब है पूरे वर्ल्ड ने। ठीक है, दूसरा आपको ये कंसेप्ट मैक्सिको में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तीसरा आपको ब्राजील में भी देखने को मिलेगा। ठीक, ब्राजील फुटबॉल कंट्री आपको पता है, तो एक और फुटबॉल कंट्री अर्जेंटीना, यहां भी आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी। ठीक, इसके अलावा क्रिकेट कंट्री की बात कर लेते हैं, आप सभी देखते ही होंगे, साउथ अफ्रीका, यहां पर भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये कुछ प्रमुख एग्जांपल्स हैं शासन व्यवस्था किसके, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्राजील, यूएसए, मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, यहां पर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलेगा, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे ना, यहां पर केवल और केवल राष्ट्रपति, जो सरकार के भी प्रमुख, देश के भी प्रमुख। और लास्ट में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कोई नया प्रकार नहीं है, ये क्या है एक्चुअल में, ये संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, यानी कि दो अलग अलग फ्रूट्स लिए गए, एक ऑरेंज लिया गया और एक एग्जांपल ले लेते हैं एप्पल लिया गया, दोनों का जूस बना दिया गया, तो वो है अर्ध अध्यक्षात्मक, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा भैया, संसदीय अध्यक्षात्मक, ये एक हाइब्रिड मॉडल है। ठीक है, यहां पर जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति भी होता है, राष्ट्रपति को चुनाव यहां पर सीधे जनता करती है। इसके अलावा यहां पर संसद के प्रति जवाबदेह भैया प्रधानमंत्री भी होते हैं। तो यहां पर राष्ट्रपति भी जनता द्वारा चुना जाता है और बेसिकली संसद के सदस्यों का निर्वाचन भी जनता के द्वारा किया जाता है। फिर संसद में जिस पार्टी को बहुमत, उस पार्टी के लीडर बन जाएंगे प्रधानमंत्री। तो अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति दोनों जनता के द्वारा निर्वाचित हो रहे हैं यहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलेगी। इसकी फायदे क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको देखेंगे। यहां पर इसे कहा जाता है दोहरी कार्यपालिका मॉडल, डबल एग्जीक्यूटिव मॉडल। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों जनता के द्वारा इलेक्टेड है मेरे भाई। ठीक है,
संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति इलेक्टेड तो थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जनता निर्वाचित नहीं कर रही थी उन्हें। लेकिन प्रधानमंत्री के पोस्ट के लिए हम लोग प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं करते, बेसिकली विधायिका के जो सदस्य हैं उसके लिए निर्वाचन करते हैं, और हमको पता है कि जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी के लीडर बन जाएंगे प्रधानमंत्री। ठीक है। अर्ध अध्यक्षात्मक में क्या हो रहा है, अध्यक्षात्मक प्रणाली ही है, मतलब राष्ट्रपति के पास पावर ज्यादा होता है अध्यक्षात्मक में। यहां अर्ध अध्यक्षात्मक में भी राष्ट्रपति के पास पावर ज्यादा है, लेकिन अर्ध अध्यक्षात्मक इसलिए क्योंकि यहां पर प्राइम मिनिस्टर भी होता है। अध्यक्षात्मक में प्राइम मिनिस्टर नहीं था, यहां पर प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ पावर्स भी है। ठीक है। तो इस शासन व्यवस्था की जो जननी है, किस देश में इसका ओरिजिन हुआ, तो इस आपको ध्यान में रखना, फ्रांस में इसका ओरिजिन हुआ। ठीक है। 1958 में फ्रांस में बेसिकली इस शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। चार्ल्स डी गाल जो बेसिकली यहाँ के राष्ट्रपति भी थे, पूर्व राष्ट्रपति थे, इसके अलावा प्रमुख संविधान निर्माता थे फ्रांस के, उनके द्वारा बेसिकली इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। फ्रांस में बेसिकली इससे पहले आपको देखने को मिलेगी जिस शासन प्रणाली, वो थी संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन वो काफी ज्यादा अस्थिर थी, गठबंधन वाली सरकारें बहुत बन रही थी। इस कारण से क्या हुआ, यहाँ पर बाद में 1958 में व्यवस्था को चेंज किया गया और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। तो फ्रांस में चीजें हमको देखने को मिलती है, दोहरी कार्यपालिका बेसिकली मॉडल हमको देखने को मिलता है, जिसमें क्या हो रहा है, राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुना जा रहा है और प्रधानमंत्री भी। तो कुछ अलग अलग विचारक है जिन्होंने कुछ बातें कही, उसको देख लेते हैं, फिर विशेषताओं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके कार्य अलग अलग कैसे हैं। मॉरिस डुवर्गर ने क्या कहा, यह व्यवस्था जो है एक अजीबोगरीब राजनीति पहली जैसी है, जिसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि जब राष्ट्रपति की पार्टी का ही प्रधानमंत्री होता है तो यह जो प्रणाली है वो अध्यक्षात्मक से भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, और लेकिन अगर जब दोनों अलग अलग पार्टी के हैं तो फिर ये संसदीय रूप धारण कर लेती है। अब राष्ट्रपति एक पार्टी का, प्रधानमंत्री एक पार्टी का, तो भाई जाहिर सी बात है दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के जैसा ही हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति एक अलग पार्टी का है, प्रधानमंत्री अलग पार्टी का हो गया, तो दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति आ जाएगी, है ना, ग्रिडलॉक आ जाएगा, तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था बदल जाती है। तो मतलब डिपेंड करता है किस पार्टी की सरकार है, उसके बेसिस पर कार्य करने का जो स्वरूप है वो चेंज हो जाता है अर्ध अध्यक्षात्मक में। ये कहा जा रहा है मॉरिस डुवर्गर के द्वारा, जो बिल्कुल डेफिनेटली 100% करेक्ट बोल रहे हैं। जियोवानी सार्टोरी बता रहे हैं कि अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या है, एक लचीला ढांचा प्रदान करती है जो देश को गृह युद्ध या गंभीर राजनीतिक संकट से बचाती है और एक सुरक्षा वॉल्व का कार्य करती है, ये बेसिकली बताया जा रहा है। और लास्ट में आप ध्यान में रखेंगे चार्ल्स डी गॉल जो फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति भी थे और संविधान निर्माता भी थे, इन्होंने कहा कि एक देश का राष्ट्रपति जो है ना, प्रेसिडेंट जो है ना, वो केवल एक मूक दर्शक या रबर स्टैंप नहीं हो सकता। ये किस प्रकार की शासन व्यवस्था में ऐसा देखने को मिलता है, संसदीय शासन व्यवस्था में, और पहले फ्रांस में था ये। ठीक है। तो चार्ल्स डी गॉल बोलते कि यार राष्ट्रपति ना एक मूक दर्शक नहीं हो सकता, राष्ट्रपति के पास एक्चुअल में पावर होनी चाहिए। ठीक। तो उसे राष्ट्रीय संकटों में निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति मिलनी ही चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री रोज के प्रशासनिक बोझ को संभाले। ये चार्ल्स डी गॉल का कहना है, इसी कारण से यहां पर नया कंसेप्ट इमर्ज होकर आया 1958 में। कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं लास्ट में। यहां पर दोहरे वास्तविक प्रमुख आपको देखने को मिलेंगे। देखो संसदीय शासन व्यवस्था में भी दो प्रमुख थे, लेकिन एक वास्तविक प्रमुख था, एक नाम मात्र का प्रमुख था। यहां पर दो प्रमुख हैं, लेकिन दोनों के दोनों वास्तविक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति के पास भी वास्तविक शक्तियां, प्रधानमंत्री के पास भी वास्तविक शक्तियां, दोनों की पावर्स अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड, डिवाइडेड है। यहां पर संसदीय व्यवस्था के विपरीत क्या होता है, एक प्रमुख नाम मात्र का होता है ना। कहां पर, संसदीय व्यवस्था में। यहां पे दोनों के दोनों प्रमुख वास्तविक शक्तियों से युक्त है। राष्ट्रपति के पास ज्यादा महत्वपूर्ण मामले होते हैं, लाइक विदेश नीति की बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, ये सब की जो जिम्मेदारी है राष्ट्रपति की होती है। जबकि जो घरेलू मामले हैं, आंतरिक मामले हैं, है ना, आर्थिक मामले हैं, वो सबका संचालन कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति होता है। ठीक है। और प्रधानमंत्री घरेलू मामलों को देखता है। दूसरा क्या देखते हैं, सह अस्तित्व की स्थिति। यदि देश का राष्ट्रपति एक्स पार्टी का है, संसद के चुनाव में अगर वाई पार्टी को बहुमत मिल जाए तो राष्ट्रपति को विवश होकर वाई पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाना पड़ता है। यहां पर सह अस्तित्व की स्थिति देखने को मिलती है, यानी कि कोहैबिटेशन, साथ रहना, अलग अलग पार्टी के हैं लेकिन फिर भी साथ में मिलकर देश को चलाना है। तो ये अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा संसद भंग करने का अधिकार, राष्ट्रपति के पास पावर है कि वह राजनीतिक संकट की स्थिति में संसद को समय से पहले भंग कर सकती है, नए चुनाव की घोषणा कर सकती है। ऐसा सिस्टम हमको
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी देखने को मिलता है, लेकिन राष्ट्रपति संसद को तभी भंग कर सकता है संसदीय व्यवस्था में जब वो अपना बहुमत खो दे, जब सरकार जो है अपना बहुमत खो दे तभी भंग किया जा सकता है, या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऐसी सिफारिश करे तब भंग किया जा सकता है। लेकिन यहां पर तो राजनीतिक संकट की स्थिति में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या कर सकती है, संसद को भंग कर सकती है, चुनाव आयोजित कर सकती है पहले। और एक लास्ट में आपको देखने को मिलेगा प्राइम मिनिस्टर की जवाबदेही। प्रधानमंत्री और उसका पूरा मंत्रिमंडल संसद के निचले सदन के प्रति जवाबदेह होता है, जस्ट लाइक पार्लियामेंट्री सिस्टम। संसद अविश्वास प्रस्ताव पारित करके प्रधानमंत्री को हटा सकती है, पर वह सीधे राष्ट्रपति के कार्यकाल को प्रभावित नहीं कर सकती। तो संसदीय व्यवस्था की तरह प्रधानमंत्री को तो हटाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, बट राष्ट्रपति के कार्यकाल को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, ध्यान में रखना है। और लास्ट में कुछ चैलेंजेस और फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, चैलेंज की बात करेंगे तो सत्ता का संघर्ष रहता है, जाहिर सी बात है। दो प्रमुख देखने को मिल रहे हैं, दोनों के दोनों वास्तविक। प्रधानमंत्री भी जनता द्वारा चुना गया है, राष्ट्रपति भी जनता द्वारा, मतलब राष्ट्रपति तो डायरेक्टली जनता द्वारा चुना गया है तो उसके पास ज्यादा पावर होगी ही होगी। प्रधानमंत्री, जिस पार्टी को बहुमत मिला उस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री, तो जनता के द्वारा तो अल्टीमेटली वो भी चुने ही गए हैं ना। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, दोनों के दोनों वास्तविक प्रमुख, तो पॉलिटिकल टसल रहता है, किसके पास ज्यादा पावर है ना, इस कारण से। दूसरा, संविधान के दुरुपयोग, राष्ट्रपति बहुत चतुर और बाहुबली हो जाता है, जैसे कि ये जो प्रणाली है हम रशिया में देखेंगे। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल देखने को मिलता है कई केसेस में। प्रधानमंत्री को पूरी तरह क्लर्क बना लिया जाता है, जैसे कि रशिया में है ना, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति। तो वहां पर क्या देखने को मिल रहा है, राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल, प्रधानमंत्री तो है वहां पर लेकिन नाम मात्र के। ठीक है, तो संविधान का दुरुपयोग जनरली यहां पर देखने को मिलता है, जहां पर आपको अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलेगी। और तीसरा है जनता में भ्रम, क्योंकि जनता समझ नहीं पाती कि यार अगर देश में बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराएं, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को, दोनों के दोनों वास्तविक प्रमुख हैं। तो ये भी दिक्कत देखने को मिलता है यहां पर। ठीक है, और लास्ट में इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल। फ्रांस सबसे मेन एग्जाम्पल, क्योंकि फ्रांस से ही इस व्यवस्था की शुरुआत हुई है। इसके अलावा रशिया में आपको अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलेगी, जहां पर अर्ध अध्यक्षात्मक में ध्यान में रखना ज्यादा पावरफुल कौन होता है, राष्ट्रपति। ठीक है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी, वहां पर भी आपको यही व्यवस्था देखने को मिलेगी, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो ये सब इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल है, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, श्रीलंका हो गया, जहां पर आपको इसी प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो था वो इसी बारे में था कि संसदीय अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली एक्चुअल में क्या होती है, ये किस प्रकार से कार्य करती है। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, साध्य पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी क्लासेस चल रही है भाइयों और बहनों, आप सभी को पता होगा, साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर स्कूल लेक्चरर जिसका एग्जाम 29 नवंबर 2026 को संभावित है, और साध्य पीएससी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लगातार पॉलिटिकल साइंस की जो क्लासेस है वो संचालित की जा रही है। अगर आपको क्लास के रिगार्डिंग कोई भी सवाल पूछने हैं, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9685569666। आपके अगर कोई भी सवाल है तो पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोर्स के रिगार्डिंग, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोर्स को परचेस अगर करना है, हमारी जो कोर्स चल रही है, तो साध्य पीएससी एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर जो इस वीडियो के थंबनेल में भी आप देख सकते हैं, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस जो पॉलिटिकल साइंस की जो भी डिस्काउंट की गई है वो है 4999 में आपको ये कोर्स जो है देखने को मिल जाएगी। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले फीस को वापस से कम किया गया है, काफी सारे लोगों की जो कंसिडरेशन को, मतलब जो विचार उनको ध्यान में रखते हुए, कंसिडर करते हुए, काफी सारे लोगों का विचार था कि सर फीस कम किया जाए। तो पहले फीस जो है वो 6000 रुपए थी, जिसको कम किया गया अभी। तो अगर अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ये फीस आपको देनी होगी। अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हैं तो उस बारे में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। मेरे सारे के सारे जो डेमो क्लासेस हैं, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी सारी की सारी जो डेमो क्लासेस हैं वो आपको साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे ना, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो राजनीति विज्ञान की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं, जो सारी डेमो क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तैयारी, तो मैंने बुक लिस्ट के बारे में भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप क्लासेस परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग से कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
बेसिकली आपकी राय ज़्यादा मैटर करती है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिए, ज़्यादा समय नहीं बचा एग्जाम में, मुश्किल से 4 ही 5 महीने का समय बचा है। 5 महीना बोलना सही नहीं है, 4 ही महीने का समय बचा है। तो समय बहुत तेजी से निकल जाता है और कंपटीशन मेरे भाई बहुत ज़्यादा है ना। सोचना मत कि आसान है। पॉलिटिकल साइंस अपने आप में काफ़ी मेजर सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है इसको कवर करने में, तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।